नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 6 मई 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर अनुकंपा नियुक्ति योजना सहित 4 से 5 और भी अपडेट है, जैसे कि कोर्ट केस रिवीजन हो गया। उसके पहले मैंने आज से पहले एक वीडियो में मैंने यहाँ पर मजदूर वर्ग के बारे में भी बात करी थी। 3,000 मजदूर वर्ग का जो हक है वो छीना जा रहा है। तो उससे जुड़ी हुई भी और भी खबरें हैं। यहाँ पर 3 से 4 अपडेट है जो 6 मई के अपडेट के साथ यहाँ पर सारी अपडेट आपस में जुड़ी हुई है। सभी अपडेट्स को यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको डिटेल एक के बाद एक बताने वाला हूँ, डिटेल तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर जो खबर है वो 6 मई 2026 की है। फिलहाल पहले अपडेट को देख लेते हैं कि अपडेट में क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमिटी फंक्शनिंग नीड्स इंप्रूवमेंट, सर्कल सेक्रेटरीज टारगेटेड टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेने को कहा गया है। क्यों कहा गया है, आज इस अपडेट में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये जो जानकारी है 7 मई 2026 आज हो चुका है और कल ये वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो ये अपडेट्स, जो भी मैं यहाँ पर अपडेट्स लेकर आया हूँ, बीएसएनएल मैनेजमेंट की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो जानकारी है हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आंखें खोलने वाली है। जो भी पेंशनर्स इस वीडियो को देख रहा है, कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखेगा, पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर पूरी अपडेट आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, कोर्ट केस, जो भी कोर्ट केस वगैरह करती है मैनेजमेंट, एक तरीके से फिजूल खर्चे करती है। और देखा जाए तो दूसरी तरफ जो कर्मचारी है उनका जो हक है उसके बारे में आज इस अपडेट में आपको बताने वाला हूँ। एक तो जो कोर्ट केस पर यहाँ पर खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ कर्मचारी अपना जो हक मांगते हैं, उससे जुड़ी हुई अपडेट है। मैनेजमेंट का एक बहुत ही अजीब रवैया सामने आया है। एक तरफ वो कहते हैं कि पैसा नहीं है, जैसे वेज रिवीजन की बोलो तो भाई साहब बोलेंगे कि पैसा नहीं है, कंपनी अब इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है, वेज रिवीजन नहीं हो सकता। पेंशन रिवीजन की बोलेंगे तो भी यही जवाब आएगा। अभी आईडीए का मुद्दा था, 4 महीने का एरियर का बोला तो वित्तीय संकट आ गया कि भाई साहब कंपनी के पास पैसा नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट के पास इतना पैसा है कि आप कोर्ट केस लड़ोगे तो आराम से पैसा निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे कि वीआई के लिए जो कंपनी है बीएसएनएल, या फिर सरकार के पास वीआई के लिए 23,000 करोड़ रुपए निकल आए। तो इस सभी कामों के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उसके बाद पेंशनर्स के मुद्दे हैं, इनके लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो ऐसा क्यों भाई साहब, क्यों भेदभाव कर रहे हो? देखिए, मैनेजमेंट का एक बहुत ही अजीब रवैया सामने आया है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि पैसा नहीं है और दूसरी तरफ वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि कंपोजिनेट अपॉइंटमेंट, जो लोग अनुकंपा नियुक्ति योजना में आए थे उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मैनेजमेंट इस आदेश को सबके लिए लागू करने के बजाय सिर्फ उन लोगों को लाभ दे रहा है जो कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे थे। यूनियन का कहना है कि बाकी समान हकदारों के लिए फिर से कोर्ट केस लड़ना और पैसा बर्बाद करना सरासर गलत है। सबको एक साथ लाभ मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि वेज रिवीजन है, जस्ट मैं एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे वेज रिवीजन है, वेज रिवीजन बहुत सारे कर्मचारी है जो बीएसएनएल के हैं, सभी को एक साथ वेज रिवीजन का लाभ मिलना चाहिए, है कि नहीं? अभी ऐसे में कुछ समझदार कर्मचारी या फिर कुछ संपर्क वाले कर्मचारी जिनके पास ताकत है, पावर है, वो आगे आएंगे। जैसे कि 1 लाख 2 लाख कर्मचारी है, चलिए मान के चलते हैं बीएसएनएल में, जिसमें से 2 से 4 हजार कर्मचारी जिनके पास अधिक पावर है वो आगे आएंगे, जो अधिकारी हो गए। वो अगर बोलेंगे वो कोर्ट केस लड़ेंगे, बहुत सारे पैसे बर्बाद करेंगे और लास्ट में बीएसएनएल उनको बोलेगा एक काम करिए, हम आपको वेज रिवीजन आपका लागू कर देते हैं और बाकी को छोड़ो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो 3 से 4 हजार वेज रिवीजन के लिए हकदार है, उनके पीछे जो लाखों लोग हैं वो भी कर्मचारी है बीएसएनएल के, वो भी पेंशनर्स है बीएसएनएल के, तो वो भी बीएसएनएल के उतने ही हकदार है
जितने यहाँ पर ये 3 से 4 हजार लोग जिन्होंने कोर्ट केस ऑलरेडी लड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जिन्होंने कोर्ट केस लड़ा उनको यहाँ पर वेज रिविजन दे दिया और जिन्होंने नहीं लड़ा उनका रहने दिया। तो ये जो अनुकंपा नियुक्ति योजना है इसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको। जो कोर्ट के दरवाजे तक गए थे उनको यहाँ पर पैसा मिल गया, यहाँ पर उनको योजना का लाभ मिल गया, लेकिन जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, जिन्होंने यहाँ पर पैसे नहीं भरे, उनका अभी तक यहाँ पर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका अभी तक हक नहीं दिया गया है बीएसएल मैनेजमेंट द्वारा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर यूनियन यही कहने की कोशिश कर रही है कि ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, जबकि सभी एक ही तरह के यहाँ पर सभी अपने हक के पात्र है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट की चालाकी भी है। मैनेजमेंट इस आदेश को सबके लिए लागू करने के बजाय सिर्फ उन लोगों को लाभ दे रहा है जो कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे थे। यूनियन का कहना है कि बाकी समान हकदारों के लिए फिर से कोर्ट केस लड़ना और पैसा बर्बाद करना सरासर गलत है, सबको एक जैसा लाभ मिलना चाहिए। दूसरी खबर है कैजुअल लेबर्स का आर्थिक शोषण। 5 मई की अपडेट में मैंने बताया था आपको कैजुअल लेबर्स के बारे में है, फिर से उस पर यहाँ पर अपडेट निकल कर आई। देखिए ये खबर सबसे ज्यादा दुखद है देखा जाए तो। बीएसएनएल की नींव रखने वाले 3000 कैजुअल लेबर्स के साथ अन्याय हो रहा है। शायद मैंने किसी और मेरे अदर चैनल पर ये जो वीडियो अपलोड किया होगा और आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिला होगा। फिर से आपको बता दूं कि 3000 कैजुअल लेबर्स जो कि फील्ड वर्क्स पर काम करते हैं, जो जैसे कि टावर लगाना हो गया, उसके बाद टावर के लिए गड्ढे वगैरह करना हो गया, केबल बिछाना हो गया, जो फील्ड वर्क के स्टाफ है वो एक तरीके से देखा जाए तो अस्थायी कर्मचारी है। जब तक काम था कंपनी में, जब तक उनको लगाए रखा, उसके बाद कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो अस्थायी कर्मचारी है उनको स्थायी नहीं किया गया, परमानेंट नहीं किया गया। जबकि 25 से 30 साल लगातार काम कर रहे हैं। डोट जब बीएसएनएल नहीं बनी थी, जब डोट थी टेलीकॉम कंपनी, सरकारी टेलीकॉम कंपनी, तब से वो मजदूर काम कर रहे हैं। तो किसी मजदूर को अगर 20 से 25 साल हो गए एक ही कंपनी में, तो उसको नियम ये कहता है सरकार का कि परमानेंट कर देना चाहिए, लेकिन परमानेंट नहीं किया गया। उसके बाद उनका जो डीए है वो पिछले 16 महीने से बंद है। चलो ठीक है, आप परमानेंट मत करो, कम से कम उनका डीए तो मत रखो। जो आईडीए मिलता है बीएसएनएल में, वो उनका जो डीए है महंगाई के हिसाब से अब तक उनको वो डीए दिया जाना चाहिए था, लेकिन 16 महीने से पिछले 1.5 साल से उनका डीए बंद रख के रखा है। तो यहाँ पर यही है, देखे यहाँ पर डीए पर कैची चला दी गई है। इन मजदूरों को जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता डीए नहीं दिया गया है देखा जाए तो, और 7वें वेतन आयोग से वंचित किया गया है। किसी भी कर्मचारी को इतना लंबा टाइम हो गया है तो उसको सरकारी कर्मचारी की ओहदा एक हिसाब से देखा जाए तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल में काम कर रहे हैं। अब बीएसएनएल में एक तरीके से सरकारी कंपनी है, अब सरकारी उनको ओहदा मिल जाता है तो आप भले उनको पेमेंट मत करो। 7वें वेतन आयोग की जैसे, यानी कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर उनको केंद्रीय कर्मचारियों को जो मिल रहा है, यानी कि एक मजदूर वर्ग में है वो, तो उनको 6ठे वेतन आयोग में जो मिलता है 7,000 रुपए बेसिक पे पर, वहां से उनको स्टार्ट कर दो। उसके बाद 7वें वेतन आयोग के आधार पर 7,000 का वापस से इंक्रीमेंट कर दो, वेज रिविजन कर दो, तो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 18,000 के करीब उनको सैलरी मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उनको पता है अगर वो परमानेंट कर देंगे तो उनको जब भी वेतन आयोग आएगा तो उनका सैलरी इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब भाई साहब, कोई लेबर है वो अगर कर्मचारी बन जाएगा तो भाई साहब लेबर का काम कौन करेगा? बस यही कंपनी की सोच है, इसीलिए उनको आज तक किसी भी लेबर को यहाँ पर परमानेंट नहीं किया गया। ठीक है, देखिए 7वें वेतन आयोग की अगर बात करूं तो कानून के हिसाब से इन्हें 7वें वेतन आयोग के लाभ मिलने चाहिए थे, लेकिन मैनेजमेंट इन्हें आज भी पुराने और कम वेतन पर रख रहा है। यूनियन ने सीएमडी को सख्त मेमोरेंडम सौंपा है, यानी कि जो मांग पत्र है वो बहुत ही सख्त है। क्या क्या मांग है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। ये जो श्रम कानून है, लेबर्स लॉ है, इसका सीधा उल्लंघन कर रही है बीएसएनएल सरकार। ठीक है, तीसरी अपडेट है कोऑर्डिनेशन कमिटी, एकता में ही शक्ति है। 6 मई की दूसरी अपडेट है। देखिए, यूनियन
जो कि बीएसएनएल यूनियन है ने महसूस किया है कि कुछ जिलों में और सर्कल्स में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। यानी कि अगर पूरे सर्कल में यूनियनों के जितने भी लीडर्स हैं, यूनियनों में अगर तालमेल नहीं रहा तो ये जो प्रदर्शन वगैरह करेंगे, एकता ही नहीं रहेगी, तो प्रदर्शन किस काम में आएगा या फिर मैनेजमेंट किस तरीके से आपकी बात सुनेगी। इसलिए एकता जरूरी है। तो तालमेल के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो मजबूत मंच की अगर बात करूं, बीएसएनएल ईयू, एआईबीडीपीए, उसके बाद पेंशनर्स जो एसोसिएशन है, और उसके साथ बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ जो मजदूर वर्ग के एसोसिएशन है, इस सभी संगठन को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, जो कि कर्मचारियों के संगठन, पेंशनर्स के संगठन और मजदूर वर्ग के संगठन, तीनों को एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। कुछ निर्देश है, देखिए, सर्कल सचिवों को आदेश दिया गया है कि वे तुरंत सक्रिय हो। अगर पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ अलग अलग लड़ेंगे तो मैनेजमेंट इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा लेगा। मतलब आपकी एकता भंग हो जाएगी भाई साहब। एक साथ लड़ना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी मुद्दा और सबसे जरूरी अपडेट जो अब तक की सबसे ज्यादा जरूरी है, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का क्या हुआ, अगली तारीख का क्या हुआ, अंतिम सुनवाई कौन सी तारीख को होने वाली है। 4 मई की अंतिम सुनवाई की जो डेट है वो कैंसिल हो गई, तो अगली तारीख कौन सी होने वाली है। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की आज तक की ताजा स्थिति देख लेते हैं। जो दर्शक है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, कोर्ट केस के अपडेट सबसे ज्यादा जरूरी है सबके लिए। 4 मई की सुनवाई का नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, वो देखिए। सरकार नोट ने फिर से कैबिनेट नोट का बहाना बनाया, कोर्ट ने इसे गंभीरता से ले लिया। अगली और अंतिम तारीख फिर से फिक्स कर दी गई है। कोर्ट ने अब मई के अंतिम सप्ताह यानी कि संभावित 25 से 27 मई की तारीख फिक्स की है। कोर्ट का सख्त रुख है कि इसे फाइनल सुनवाई माना जाएगा, यानी कि यही फाइनल सुनवाई है। भाई साहब देखिए, ये 28 अप्रैल से कहती आई है कोर्ट की अब फाइनल सुनवाई है। जो सरकार है, सरकार की एक भी बात नहीं चलने वाली। सरकार टालम टोल करके समय को खींचना चाहती है, ये कोर्ट को पता है, लेकिन फिर भी 4 मई को अंतिम सुनवाई फिक्स कर दी गई। फिर से यहाँ पर सरकार ने टाइम मांगा और कोर्ट ने फिर से टाइम दे दिया, और अब जो यहाँ पर डेट फिक्स हो गई है 25 से 27 के बीच में यहाँ पर अंतिम सुनवाई होने वाली है। कोर्ट का सख्त रुख है और इसको फाइनल सुनवाई बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी फाइनल सुनवाई निश्चित है, देखते हैं क्या हो पाता है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात कर लेते हैं। 24 अप्रैल के डीपीए आदेश ने पेंशनर्स का पलड़ा भारी कर दिया है, क्योंकि डीपीए ने पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटा दिया। अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट गया तो पेंशनर्स का पक्ष ऑलरेडी भारी हो चुका है, यानी कि डीलिंकिंग होना इन फ्यूचर तय है। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि घाटे की वजह से पेंशन नहीं बढ़ेगी, तो ये अच्छी बात है, लेकिन वेज रिवीजन के लिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि पैरा 5 वेज रिवीजन के लिए भी हटाना चाहिए। क्योंकि भाई साहब, जो बीएसएनएल के घाटा जिस तरीके से कंपनी में घाटा हुआ है, उसका जिम्मेदार बीएसएनएल जो बड़े अधिकारी है, बीएसएनएल की पॉलिसीज है, बीएसएनएल का देसी जो 4G है, वो बहुत ही लेट जिसको लॉन्च किया गया था, वो सब जो डिसीजन है वो बीएसएनएल के है, ना कि कर्मचारी के। तो कर्मचारी का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्मचारियों को उनकी थर्ड पीआरसी मिलनी चाहिए। पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लोज है, ये हटना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, ये 4 से 5 अपडेट थी। जैसा कि मैंने आपको अभी 2 से 3 दिन पहले बताया था कि बीएसएनएल से रोज 4 से 5 अपडेट रिलीज होती है, जिनको बताना एक ही वीडियो में काफी मुश्किल होता है। अभी आपको पता होगा वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, आपने देखा है तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इसमें मेरी गलती हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे 3 चैनल है और तीनों चैनल पर रोज एक यहाँ पर 3 अपडेट रिलीज करता हूं मैं, इसीलिए क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा अपडेट्स निकलती है। अभी एक ही चैनल पर एक साथ इतने अपडेट्स बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए आजकल सभी के पास इतना टाइम नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा लंबे वीडियोस देख सके, जानकारी थोड़ी छोटी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़े हुए आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।